हेलो किच्चू, कैसे हो? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। सो पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक है। अब आज हम देख रहे हैं बेटा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 12 का बीपीपी नंबर 3। ठीक है। सो हम बेटा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैल्शियम इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है। इट्स मेजर फंक्शन इज, क्या है कि हमारा कैल्शियम एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट का, और यहाँ पूछ रहा है इसका मेजर फंक्शन क्या है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स सेलेक्टिव परमेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये अगर आप एनसीईआरटी चेकआउट करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कैल्शियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यही कह रहा है ना, ये आपकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आपने पंप, कैल्शियम पंप पढ़ा है, याद आया? ठीक है। सो ये हो गया आपका करेक्ट। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्जिडिटी। बेटा सेल टर्जिडिटी को मेंटेन करने का मेन रोल पोटेशियम आयन का होता है, कैल्शियम का नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्प्लिंडर। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्प्लिंडर भी सही है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो कैल्शियम होता है ये मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्प्लिंडर। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्प्लिंडर, फॉर्मेशन ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्प्लिंडर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑप्शन में देखो, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, और डी में दिया है बोथ ए बी। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है बेटा, यहाँ पे होना चाहिए था सी। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्लियर हो गया? क्योंकि सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो बेसिकली किसके द्वारा मेंटेन की जाती है बेटा? सेल की टर्जिडिटी पोटेशियम आयन के द्वारा मेंटेन की जाती है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, याद आया ना? क्लियर है? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बोथ ए एंड सी। यहाँ पे बेटा टाइपिंग एरर हो गया, इट विल बी सी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स। रूट टिप्स में क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। एनाटॉमी चैप्टर में याद है बेटा, आपने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिकल में पाए जाते हैं उनको ब्रॉडली पोजीशन के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो राइट नाउ रूट टिप्स की बात करें तो वहां पे कौन से पाए जाते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ा था, याद आया ना? और यही कह रहा है ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स, और रूट टिप्स में क्या होंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो हमारा टर्म दिया है वो ये दिया है कि जो कैल्शियम है, ठीक है, जो कैल्शियम है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड मेरिस्टेमेटिक and differential tissue, differentiating tissues. So कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज की। अभी मैंने बताया कि रूट के टिप्स में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडल लैमेली इज। बेटा मिडल लैमेली में क्या पाया जाता है? जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो वहां याद करो हमने पढ़ा था कि प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं वो 3 लेयर के होते हैं,
सबसे बाहर की तरफ होता है मिडिल लैमेली, फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड अंदर की तरफ होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सो जो हमारा मिडिल लैमेली होता है, ये मिडिल लैमेली किससे बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, ठीक है। और यही आपके सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? एंड ये टर्जिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एलिमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैल्शियम पेक्टेट। सो कौन सा एलिमेंट होगा? सी, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sulfur is found as a constituent or in which of the following amino acid? हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था बेटा, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर आपका हेवी रिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से हमने पढ़ा था सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। सो वहां पे हमने बेसिकली दो नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिथ्योनीन एंड सिस्टाइन। और सिस्टाइन ही बनाता है आपका सिस्टीन, ठीक है। तो ये तीन में सल्फर पाया जाता है। सो यहाँ पे सिस्टाइन भी दिया हुआ है, मिथ्योनीन भी दिया है। एलेनिन में सल्फर नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? सो बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। कैल्शियम एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स। बेटा ये सही है, आपने पढ़ा है कैल्शियम इमोबाइल मिनरल है, और जो इमोबाइल मिनरल्स होते हैं वो हमारे ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यंग लीव्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा सकते, क्योंकि वो इमोबाइल है। क्लियर हो गया? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैग्नीशियम हेल्प टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। यस, मैग्नीशियम का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमारा मदद करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर में। इसीलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम, ट्रांसक्रिप्शन में भी प्ले करता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी करता है, एंड ट्रांसलेशन में भी करता है। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना। जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे आगे चल के 12th में, तो डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन, ठीक है। सल्फर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा यहाँ पे इस कंसेप्ट को देखोगे तो यहाँ पे कंसेप्चुअली क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन को ऐड करना। अगर बेसिकली फंडा देखोगे तो ये कह रहा है सल्फर फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। तो सल्फर फर्टिलाइजर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। तो इसीलिए कई बार सल्फर की डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए सल्फर कंटेनिंग फर्टिलाइजर को भी यूज किया जाता है। बट ये थोड़ा सा आपके उससे हाई लेवल का हो जाएगा। सो आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को हटा करके सिंपली यहाँ पे लिख दो फेरिडॉक्सिन, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेरोडॉक्सिन यूज होता है, ETC, और इसका कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन एंड सल्फर। सल्फर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन, सो दिस अगेन बिकम ट्रू। क्लियर? अंडरस्टूड? सो A, B, C तीनों ही ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following forms iron is absorbed by plant? देखो बेटा अब ये क्वेश्चन करते वक्त थोड़ी सी मेरे कंसेप्ट को ध्यान से समझना।
अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर बोलते हैं तो एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है कि आयरन जो मेनली ऑब्जर्व होता है वो Fe3+ यानी फेरिक फॉर्म में आयरन मेनली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी फेरिक, सी, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि प्लांट जो होता है वो आयरन अपटेक फेरिक एज वेल एज फेरस दोनों फॉर्म में कर सकता है। बेसिकली आयरन जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो अबंडेंटली फेरिक फॉर्म में होते हैं, अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं, ये ध्यान से समझना, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम प्लांट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि वो फेरस फॉर्म में रेडली सॉल्युबल होते हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी के हिसाब से वो फेरस फॉर्म में ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होंगे इन कंपैरिजन टू फेरिक फॉर्म। लेकिन अर्थ क्रस्ट में क्योंकि वो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है इसलिए प्लांट फेरिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन फेरस और फेरिक के बीच में होगा, देखो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर बेटा आपका ऑप्शन में देता फ्री एलिमेंट फेरस फेरिक और यहाँ पे F6+ या कुछ और दे देता तो यू विल मार्क अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फेरिक, क्लियर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ फेरिक एंड फेरस दिया हुआ है, सो फॉर दिस क्योंकि यहाँ पे दिया है वी विल गो फॉर द बेस्ट आंसर एंड द बेस्ट आंसर इज डी। बट आई होप मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया होगा, केओस नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द आंसर विल बी फेरिक, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे बोथ ऑप्शन नहीं रहता कोई और ऑप्शन रहता तो यू विल गो फॉर फेरिक ओनली। लेकिन अगर हम हायर टेक्स्ट बुक्स देखते हैं तो उसमें ये साफ लिखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी के हिसाब से आयरन कैन बी एब्जॉर्ब इन फेरिक एज वेल एज फेरस फॉर्म बोथ, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बोथ मार्क कर रहे हैं, क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्रोसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स, नहीं बेटा फॉलिंग ऑफ लीव्स को हम नेक्रोसिस नहीं कहते, डिलेइंग इन फ्लावरिंग को भी नहीं कहते, इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन को भी नहीं कहते, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, नेक्रोसिस डेथ होती है, ठीक है। डेथ को बेसिकली हम दो उसमें डिवाइड करते हैं बेटा, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है और सडन डेथ को हम नेक्रोसिस कहते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिफिशियंसी के यानी मिनरल की कमी के कारण जब प्लांट की डेथ हो रही है तो इट इज नॉट अ एजेंट डेथ, ठीक है, तो ये प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है, तो इस तरह की डेथ को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस, क्या बोलते हैं बेटा, नेक्रोसिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency symptoms of nitrogen, magnesium and potassium are visible first in, बेटा आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इमोबाइल मिनरल्स होंगे उनका डिफिशियंसी सिंड्रोम सबसे पहले यंग पार्ट में दिखेगा और जो मोबाइल मिनरल्स होते हैं उनका डिफिशियंसी सबसे पहले ओल्डर पार्ट में दिखता है, क्लियर है, अंडरस्टूड। इमोबाइल मिनरल की एग्जांपल में कैल्शियम एंड सल्फर है मोस्ट कॉमनली, और मोबाइल में आपका ये जो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम दिया है ये बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल मिनरल्स के। तो इसका कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्या बोला कि इनका सिम्टम सबसे पहले हमें कहाँ दिखेगा, ओल्डर पार्ट में दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, मोबाइल है, इसलिए क्या होगा कि अगर सॉइल में इन मिनरल्स की कमी होगी तो जो यंग पार्ट्स होते हैं उन यंग पार्ट्स में जो ओल्डर पार्ट से है ट्रांसफर हो जाएंगे मिनरल यंगर पार्ट में ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ शो कर सके। तो यंगर लीव्स तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ग्रोइंग पार्ट है बेटा। अगर याद होगा मिनरल्स के सिंक एंड सोर्स वाला कंसेप्ट,
प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में याद करो, चीफ सिंक लिखा था, तो चीफ सिंक्स में हमने क्या क्या लिखा था, यंग लीव्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, तो रूट्स भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में आ गया, बर्ड्स ग्रोइंग फ्लावर बर्ड्स एंड फ्रूट, ये सारे क्या होते हैं, चीफ सिंक की तरह काम करते हैं मिनरल के, चीफ सिंक ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारे मोबिलाइज्ड मिनरल्स हैं, ये सारे वहां चले जाएंगे, तो डिफिशियंसी सबसे पहले हमें देखने को किसमें मिलेगी, ओल्डेस्ट पार्ट में, और ओल्डेस्ट पार्ट क्या होता है, सेंसर्ड लीव्स, जो लीव डेथ कर। क्लियर हो गया, समझ में आया? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस, बेटा ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन का, ठीक है। टॉक्सिक कंसंट्रेशन में क्या कहता है, जब मिनरल आयन का कंसंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है रिक्वायरमेंट से, ऑप्टिमम रेंज से, मोर देन ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, तब क्या होता है, इससे उस प्लांट टिश्यू का जो ड्राई वेट है उसमें नियर अबाउट 10% कमी आने लगती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इट इज जस्ट एन एनसीईआरटी डेफिनेशन फॉर टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन में डिफिशियंसी दिखती है, क्लियर हो गया। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मतलब वो रेंज जहां वो बेसिकली वर्क करता है, क्लियर हो गया। So the correct answer is toxic concentration. In initial phase of mineral absorption, iron take place. सबसे पहले आयन जो टेक अप होगा इनिशियल फेज में, वो कहाँ पे होता है बेटा, वो सबसे पहले जो होता है वो फ्री स्पेस में होता है। कहाँ होता है, फ्री स्पेस में और आउटर स्पेस में, आउटर ये आ रहा है आउटर स्पेस में, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। तो हमने पढ़ा है कि फ्री स्पेस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एपोप्लास्ट होता है, और एपोप्लास्ट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है बल्क में मूवमेंट होता है। तो क्या आंसर होगा, बी रैपिडली, ठीक है। स्लोली नहीं होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द मिनरल कंसंट्रेशन नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फाइनल फेज ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन देयर आर टू फेजेस हमने पढ़ा है, इनिशियल फेज जहां पे एपोप्लास्ट होता है, फास्ट अपटेक होता है, क्लियर हो गया, क्योंकि वो फ्री स्पेस में होता है। सेकेंड जो एब्जॉर्प्शन होता है जिसे हम फाइनल फेज कहते हैं, यहाँ पे जो आयरन का अपटेक होता है वो कौन से एरिया में होता है, इनर स्पेस में होता है, क्योंकि जो फ्री स्पेस और आउटर स्पेस था वहां पे इनिशियल स्पेस हो गया, ठीक है, इनिशियल फेज हो गया सॉरी, और फाइनल फेज में इनर स्पेस पे होता है। तो यहाँ पे जो आयन का अपटेक होगा वो सिम्प्लास्ट से होगा, और सिम्प्लास्ट क्या होता है बेटा, स्लो होता है और एक्टिव होता है। सो यहाँ क्या होगा आंसर, आउटर नहीं, आउटर में हमारा इनिशियल होता है, इनिशियल फेज, क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इनर स्पेस होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, इन द फाइनल फेज ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन आयन आर टेकन अप। बेटा फाइनल फेज में, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने देखा कि यहाँ पे सिम्प्लास्ट होता है, उसे मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लोली अपटेक होगा, ठीक है। याद रखना इनिशियल फेज में ये चीज याद रखना है, एंड फाइनल फेज, ठीक है।
इनिशियल फेज एंड फाइनल फेज। इनिशियल फेज में आउटर स्पेस में होता है, ये इनर स्पेस में होता है, फ्री स्पेस जिसे कहते हैं। ये एपोप्लास्ट से होता है, ये सिम्प्लास्ट से होता है, ये फास्ट होता है या रैपिडली लिख लो, एनसीईआरटी में दिया है वही टर्म यूज कर लेते हैं। ये स्लो होता है, यहाँ पे पैसिव होता है, और यहाँ पे हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? सो यहाँ पे फाइनल फेज बोल रहा है, सो स्लो। नेक्स्ट, इफ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखना बेटा, मूवमेंट ऑफ आयंस को, मूवमेंट ऑफ आयंस को हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। आयंस का जो मूवमेंट होता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स दो तरह हो सकता है, इन फ्लक्स, ठीक है, एंड ई फ्लक्स। जब मूवमेंट इनसाइड सेल होता है, इनसाइड सेल, यानी अगर आयन सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज इन फ्लक्स। इन मतलब इनसाइड से याद रखना, ठीक है। अगर मिनरल सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल, ठीक है, तो इसे हम ई फ्लक्स कहते हैं। याद रहेगा, ई एक्सक्रीटरी, इजेशन, तो ई का मतलब बाहर, याद रखो, ये सब कॉमन चीजें हैं, ध्यान रखा करो। आयन इन का हमेशा जहां अंदर लिया जाता है, इंजेशन, ठीक है, तो इनफ्लक्स जब सेल के अंदर जा रहा है तब उसे इनफ्लक्स कहेंगे। ई कहीं भी प्रीफिक्स का लगा है तो मतलब आउट, इजेशन होना, एक्सक्रीशन होना, बॉडी से बाहर जाना। तो अभी हम सेल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आयन जब सेल से बाहर मूव करेगा तब उसे हम इफ्लक्स कहेंगे। इनटू द सेल इनफ्लक्स हो गया, विद इन द सेल वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो जाएगी, वो यहाँ पे नहीं है, none of these भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ए, आउट of the cell. Next question. Which of the following is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem? Limiting factor या limiting nutrient का concept क्या है बेटा? वो जो कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट शो करे, ठीक है, यानी अगर वो कम हो रहा है तो प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बढ़ रहा है तो वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट शो करता है तो ऑब्वियसली सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो बेसिकली हम उन्हें एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। किसके हिसाब से उसे यूज करते हैं? फर्टिलाइजर के हिसाब से। तो हमें पता है प्लांट में बेसिकली एनपीके को हम फर्टिलाइजर के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यूज करते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नाइट्रोजन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। बेटा नाइट्रोजन का जब हमने फिक्सेशन पढ़ा है तो वहां पे हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो नेचर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा गैस जो नेचर में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये इनर्ट है, और ये इनर्ट क्यों है? क्योंकि दो नाइट्रोजन आपस में 3 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, और जो स्टेबल है उसे तोड़ना इजी नहीं होगा। और यही रीजन है कि दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स बिकॉज इट इज इन इनर्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? So a triple covalent bond. Next, nitrogen is limiting nutrient because, अब नाइट्रोजन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्यों है, यानी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी क्यों हो जा सकती है?
डिफिशियंसी क्यों हो सकती है? अभी मैंने बोला ना फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रैपिड इवेपोरेशन ऑफ सॉइल फॉर्म अमोनिया इनटू एटमॉस्फेयर। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसीलिए उसे नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है और डिफरेंट आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम आयन, ठीक है। तो अब जब इस सब कन्वर्शन होता है तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में जो कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये क्या है? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, ठीक है। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी डेड डिकेइंग प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म में जो नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा, उसी को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहते हैं। वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, because this ammonia, some ammonia are volatile। एनसीईआरटी में ये दिया है, अमोनिया क्या होता है? वॉलेटाइल होता है ये, इसलिए एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? स्केप कर जाता है, इसीलिए सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई, पहली बात। दूसरी बात, हमें पता है कि हमारे सॉइल में कई माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है, और कई माइक्रोब्स जो रहते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ होते हैं, तो वो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव फ्रॉम सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म, यस ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जो नाइट्रेट हमारा सॉइल में पाया जाता है, हमने इतना मेहनत करके सॉइल को यूजेबल फॉर्म जो प्लांट यूज कर सकता है उसे कन्वर्ट किया, दैट इज नाइट्रेट फॉर्म। ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? रिड्यूस होके ये रिड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और इसी प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, बेटा याद रखना किसी भी वर्ड के आगे डी लगता है यानी रिमूवल। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे थे, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे वो, ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन यानी उनका नाइट्रिफिकेशन जो हुआ उसको हटा देना, तो NO3 प्लस NO3 माइनस NO2 माइनस कन्वर्ट हो गया N2 में। क्लियर हो गया? इसी को हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये तीनों रीजन है, इसी के कारण सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसीलिए जो चीज सबसे कम मात्रा में रहती है उसी को तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड इन एयर थ्रू। नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमने देखा है बेटा, देयर आर टू मेथड्स, बायोलॉजिकल एंड ए बायोलॉजिकल। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन दो मेथड से होती है। एंड व्हाट आर द टू मेथड्स? बायोलॉजिकल एंड ए बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एंड ए बायोलॉजिकल, यानी ए मतलब जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ना हो, ठीक है। सो ए बायोलॉजिकल मेथड्स में हमने बेसिकली पढ़ा है कि लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन में, ठीक है, लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में लाइक N2O, NO2, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये किसमें होती है? लाइटनिंग, यस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यस। और सी ऑप्शन दिया हुआ है both lightning and UV radiation, so we will go for this C क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। none
एज नाइट्रोजन इज इनर्ट, नहीं बेटा, हमने देखा है कि उसके पास इनफ एनर्जी होती है जिससे नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्लियर है? सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस। बेटा ये बेसिकली किसका डेफिनेशन है? अमोनिफिकेशन का। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहां से पाया जाता है बेटा? डेड एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन पाया जाता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारी जो न्यूक्लिक एसिड्स है, हमारे जो प्रोटीन्स है, हमारे जो लिपिड्स हैं, सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को डिकम्पोज करेंगे तो इस डिकम्पोजिशन से क्या प्रोड्यूस होगा, यानी एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बेटा? अमोनिया। ठीक है? नाइट्रोजन तो खुद ही हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड्स जो होते हैं वो यूवी रेडिएशन में प्रोड्यूस होते हैं या लाइटनिंग में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? यूराइड्स जो होते हैं वो प्लांट अपने अंदर जो फेट ऑफ अमोनिया का फेट होता है, तो ठीक है, तो ये आपका फेट यानी जो आपका अमाइनो एसिड बनता है ना, उसके फेट में यूज होता है, तो ये आपका नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज this. The enzyme required for nitrogen fixation is, बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी एंजाइम यूज होती है? नाइट्रिक। देखो हमने पढ़ा है जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉरी, हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो सॉइल है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें फिक्स करता है? अमोनिया में। लेकिन अमोनिया टॉक्सिक फॉर्म होता है, इसलिए प्लांट इस फॉर्म में से एब्जॉर्ब करना पसंद नहीं करता। ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, एंड नाइट्राइट से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, नाइट्रेट में, और इसी को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रिफिकेशन। और इस नाइट्रिफिकेशन में जो दो एंजाइम यूज होती है वो है नाइट्राइट रिडक्टेज, यहाँ पे यूज होती है, और यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज। यानी ये दोनों एंजाइम कहाँ पे यूज हो रही है? नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में यूज हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बेटा? जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होएगा अमोनिया में, so this is your nitrogen fixation। ठीक है? ट्रांस अमाइनेज एंजाइम ट्रांस अमाइनेशन में यूज होती है। ट्रांस अमाइनेशन प्लांट के अंदर होता है, इनसाइड द प्लांट होता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? जब मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है, इससे क्या होता है? अमाइनो एसिड का सिंथेसिस। ठीक है? क्लियर हुआ? ताकि अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाई जा सके। सो एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होती है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है। आपने इसका नाम पढ़ा है, ठीक है? जो भी बैक्टीरिया है, खासकर राइजोबियम जब आपने पढ़ा है वहां पे पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में स्पेशली राइजोबियम का एग्जांपल देके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, क्योंकि उसके पास पाया जाता है नाइट्रोजनस एंजाइम। आई एम नॉट सेइंग ओनली राइबोजियम राइबोजियम के पास पाया जाता है। आई एम सेइंग बेटा कि और भी एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया है आपको याद करना है, वो उसके कंटेक्स्ट में वो बोल रही है। ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंजेरिक इज अ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सर जिसको कहते हैं,
ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं। ये हमारे सिम्बायोटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक जो कि लिविंग मतलब एक एसोसिएशन शो करे, एक म्यूचुअल एसोसिएशन है जहां पे दोनों डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रहती, जैसे राइजोबियम एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन बैक्टीरिया एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, लिग्यूम प्लांट्स, रूट ऑफ लिग्यूम प्लांट्स, और दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सर, वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो। सो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सो फ्री लिविंग में हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एजिटोबैक्टर। बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, याद नहीं करना, जो एनसीईआरटी में बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हमें याद करना है, ठीक है। एजिटोबैक्टर, बेंजर निकिया, ठीक है, बेंजोनिकिया एंड रोडोस्पिरम, ये तीन दिया हुआ है, जहां पे मैं लिख दे रही हूं रोडोस्पिरम, ठीक है। ये दोनों बेटा एरोबिक होते हैं, एरोब्स होते हैं, और ये एनएरोब्स होते हैं। रेस्पिरेशन चैप्टर जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोब्स, एंड जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं या एयर होते हैं, उन्हें एरोब्स कहते हैं। तो हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं, अभी देखो यहाँ पे ये हो गया फ्री लिविंग एरोबिक है, करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन फिक्सर है, अभी मैंने जस्ट बता दिया, एग्जाम्पल में ही लिखा, ठीक है। और बेटा क्योंकि ये फ्री लिविंग है तो जनरली ये आपके क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। क्लियर हो गया। सो ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is fixed nitrogen in legume is transported to other parts, ठीक है। लिग्यूम प्लांट में, अब देखो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना बेटा, लिग्यूम प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो किसके द्वारा फिक्स होगा बेटा, राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स, याद आया, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, क्लियर हो गया। सो याद करो बेटा, नाइट्रोजन हमारा मिनरल है, जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ा था वहां क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन जो मिनरल का होता है वो दोनों से हो सकता है, जाइलम से भी हो सकता है एंड फ्लोएम से भी हो सकता है, याद आया, ठीक है। प्लांट का हमेशा जाइलम से होता है, लेकिन अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन तो लॉन्ग डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अदर पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। थ्रू एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट से इनिशियल स्टेज में होता है, उसके बाद अदर पार्ट्स के लिए एपोप्लास्ट नहीं यूज होता, ठीक है। आपको पता है कि रूट हेयर से जब जाइलम वेसल तक जो जाना है वहां पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक पाथवे इस्तेमाल होता है। अदर पार्ट में आपके वैस्कुलर बंडल ही ट्रांसपोर्टेशन शो करेंगे। अदर पार्ट में कौन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस में कौन, अभी हम ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है, वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट के हिसाब से सी और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया बच्चा। अब हमारा जो लड़ाई है वो ए और बी के बीच में, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वाटर का होता है तो सिर्फ हम जाइलम मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनरल है, नाइट्रोजन एक मिनरल है, और मिनरल कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। बट बेटा, बट अब यहाँ पे इसीलिए ये लिग्यूम प्लांट ने यहाँ पे कीवर्ड की तरह यूज किया गया है। ये कहाँ से जाइलम का अपटेक हो रहा है, रूट से, और जब ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स होता है, अदर पार्ट्स होता है, तो वो किसके थ्रू हमेशा होता है, थ्रू जाइलम, वो कभी भी फ्लोएम के थ्रू नहीं होगा। बेसिकली वाटर के साथ मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड, थ्रू जाइलम, ठीक है।
So the correct answer will be B, through xylem. Next, the pigment protein present in nodulated roots inhabited by rhizobium. राइजोबियम में जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं, गांठ जैसे नोड्यूल्स बनते हैं, हमने देखा है ना, इस तरह के गांठ जैसे नोड्यूल्स बनते हैं पिंक कलर के काट के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर हमें मिलता है, ये पिंक कलर क्यों मिलता है बेटा? बिकॉज इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन को हम लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं। बेटा लेग इसलिए क्योंकि ये लिग्यूमिनस फैमिली में पाया जाता है। लेग मतलब पैर मत लगा देना कि रूट है तो पैर है, नहीं नहीं, लेग मतलब लिग्यूमिनस फैमिली में पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हीम से रिसेंबल करता है और ये पिंक कलर इम्पार्ट यानी रेडिश कलर इम्पार्ट करता है। क्लियर हो गया? सो इस पिगमेंट का नाम क्या है? लेग हेमोग्लोबिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। Next question. The process of conversion of ammonia to nitrite by microbes is, बेटा मैंने पहले ही बोला है, अगर अमोनिया को हम नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन एक अलग ही कंसेप्ट है, एल्गल ब्लूम वाला। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे एजिंग ऑफ लीव्स में रिवर्स में देखा जाता है, जब मिनरल्स बहुत ज्यादा रिवर में पाए जाते हैं तो वो एल्गे ब्लूम के ग्रोथ को इनिशिएट करती है और उसी को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, जिसे बेसिकली एजिंग ऑफ रिवर कहते हैं। रिवर में मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। सो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लिग्यूम प्लांट। बेटा ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके आप बन जाना चाहिए। ये कौन है? राइजोबियम है, ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी। आपका नाइट्रोबैक्टर कब यूज होता है? जब नाइट्राइट कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, तब उसमें कौन बैक्टीरिया यूज होता है? नाइट्रोबैक्टर। यानी नाइट्रिफिकेशन में ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? नाइट्रिफिकेशन में, ठीक है। एजिटोबैक्टर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, लेकिन एजिटोबैक्टर जो है वो हमारा फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक नहीं है। इससे पहले देखा है ना बेटा, ठीक है। और हमारा नाइट्रोसोमास की अगर हम बात करें, तो जब अमोनिया कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट में। तो इस टाइम नाइट्राइट में आई है, तब इस टाइम नाइट्रोसोमास और एक यूज होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाइट्रोकोकस। याद रखना, नाइट्रोसोमास की जगह नाइट्रोकोकस भी दे सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया यूज होता है और ये भी किसका प्रोसेस है बेटा? नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइजोबियम, ठीक है। जब हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब atmospheric nitrogen is converted to ammonia. This is called nitrogen fixation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacteria that convert ammonia to nitrite, बेटा इससे जस्ट पहले हमने देखा वो बैक्टीरिया जो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में,
इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिफिकेशन। और इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो नाइट्रोसोमा या नाइट्रोकोकस है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपको वही मार्क करना है। नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो, नाइट्रोबैक्टर बेसिकली कहाँ पे यूज होता है बेटा, नाइट्रोबैक्टर जो है वो हमारा जब नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में तब यूज होता है। क्लियर हो गया। और सूडोमोनास जो है ये डीनाइट्रिफिकेशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड, क्लियर है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नाइट्रोसोमास। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नाइट्रोसोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंजाइम नाइट्रोजनेज इज रिक्वायर्ड फॉर। बेटा ऑलरेडी ये सारी चीजें देख चुके हैं। यहाँ पे इन दोनों में नाइट्राइट एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम यूज की जाती है। रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, और ये दोनों ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, हमने अभी बताया राइजोबियम बैक्टीरिया या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स में पाए जाते हैं प्रेजेंट। ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सर का काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बैक्टीरियोइड्स अकर। हमने पढ़ा है बैक्टीरियोइड्स एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कहाँ पे बनाता है, रूट नोड्यूल्स में, पिंक कलर का, जहां पे आपका ये यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, प्लांट का सेल होता है और लेग हेमोग्लोबिन अपने पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ होता है। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोइड्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमने पढ़ा है राइजोबियम का, जो वो नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी रूट नोड्यूल्स, क्योंकि ये किसके बीच में एसोसिएशन होता है, लेग्यूम प्लांट्स के रूट के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है। लेग हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, बेटा हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है उसका नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम। और ये एंजाइम एक्टिव होती है एनएरोबिक कंडीशन में, यानी इस एंजाइम को काम करने के लिए एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। एरोबिक कंडीशन में ये एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकती, और यही रीजन है कि फ्री लिविंग राइजोबियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ, जो फ्री लिविंग राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर नहीं होते, नॉट। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम तभी होगा जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है तो उनमें एक पिगमेंट सिंथेसाइज होता है जिसे हम लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं, पिगमेंट प्रोटीन है। और ये पिगमेंट प्रोटीन क्या काम करती है बेटा, इसका मेन काम है ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करती है। नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने वाला, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल आर। बेटा ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी में। एजिटोबैक्टर और बेंजेरिक बैक्टीरिया ऑलरेडी फ्री लिविंग में दिया हुआ है, राइजोबियम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्लॉस्ट्रिडियम भी होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आर, ये एनसीईआरटी
एटी में दिया हुआ है कि जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, कीमोट्रॉफ होते हैं। हमने पढ़ा है बेटा कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। बट जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते। तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? बिकॉज दे आर कीमोट्रॉफ, दे what will actually they do is they oxidize, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, और इस तरह से वो अपना खाना बनाते हैं बाय ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? दे आर कीमोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ नहीं होते। क्लियर हुआ? फोटोट्रॉफ भी नहीं होते। ग्रीन प्लांट्स फोटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक भी नहीं होते। राइजोबियम सिम्बायोन्स है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? सो द करेक्ट आंसर इज कीमो ऑटोट्रॉफ। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। बैक्टीरिया ही मोनेरा किंगडम पढ़ा है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो आपने हमें पढ़ा है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है? डाइवर्सिटी मोनेरा शो करते हैं, क्योंकि मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है, बैक्टीरिया मोनेरा में ही आते हैं ना, जिनमें आपको फोटो ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफ भी मिलेगा एंड सिम्बायोटिक्स भी मिलेंगे, और आपको सैप्रोफाइट्स भी मिलेंगे। क्लियर है? अभी हमने 10 सैप्रोफाइट का एग्जांपल देखा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हम पूरा पढ़ चुके हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हम देख चुके हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है? कौन सा किंगडम? मोनेरा। क्लियर है? अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, I hope. And thank you, Kidzu. Take care. Stay blessed. Thank you, Kidzu.